हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है। हम लोग आज से पॉलिटी को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। यह अध्याय 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। संविधान वह लीगल दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का जिक्र होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के विभिन्न जो अंग है वो किस प्रकार से कार्य करेंगे और उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलित होगा। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा ये तैयार करता है। संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जा सकता है, फंडामेंटल लॉ भी कहा जा सकता है, जो जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। संविधान समान देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है और साथ ही उनके कर्तव्यों को भी ये परिभाषित करता है। इसके बाद भारत का जो संवैधानिक विकास है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से विकास हुआ। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ। यह एक जो है क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का जो है विकास, और दूसरा ब्रिटेन की सरकार यानी क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। देख लेते हैं। भारत के जो संवैधानिक विकास है दो वर्गों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अगर बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अगर बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीस इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इन सभी को बारी बारी से अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। और ये किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक सीमित थे, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिए, यानी राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार इन्हें प्राप्त हो गया। और इसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। जिस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून या आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की जो है पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसके बाद सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्ट हैं सभी से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको ध्यान रखना है, एक दो बार रिवीजन कर लेना है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए, या बुक है तो बहुत अच्छी बात है। पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। देखिए, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने और निर्देश देने का पूरा अधिकार है।
कंपनी के शासन की देखरेख के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं स्थापित की गई, एक निदेशक मंडल और दूसरा हितधारकों का मंडल। इस अधिनियम के द्वारा यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर अब जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से क्या थे? स्वतंत्र थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय जो है स्थापित हुआ? तो 1774। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इनका नाम याद रखिएगा, यह भी बहुत बार पूछा गया है, सर एलिजा इम्पे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, कड़ा हो गया। और कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह अधिनियम कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। कौन सा? पहला वैधानिक ये दस्तावेज था। देखिए, अगर बात किया जाए तो इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? विलियम पिट के द्वारा। इस एक्ट के माध्यम से याद रखिएगा, कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों और कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले की तरह जो है रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों यानी सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी जो है इसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। इन 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और दूसरा राजस्व सचिव और 4 जो होंगे वो जो 4 सदस्य होंगे वो प्रिवी काउंसिल के होंगे। तो 6 सदस्य होंगे, एक होगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा राज्य सचिव और 4 जो सदस्य होंगे वो प्रिवी काउंसिल के होंगे। इन सभी की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार जो है सम्राट को सौंप दिया गया था। देखिए, इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। पहला था कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई और इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे कि सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व और देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान कर दी गई। अधिनियम का जो महत्व है इसके बारे में देख लेते हैं। जो यह अधिनियम है इसका 2 महत्व था। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया और दूसरा जो महत्व है वह है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इसके बाद 1786 का अधिनियम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? तो 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को जो है विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने यानी रद्द करने, रिजेक्ट करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किससे प्राप्त हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चार्टर एक्ट 1793, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्टर एक्ट जो 1793 है, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों के द्वारा
जो प्रशासन था इसकी नींव रखी गई और सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान कर दिया गया। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का जो चाय और चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था ये बना रहा। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम और पद्धतियां बनाई गई और इस चार्टर ने कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों के द्वारा जो है बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती थी। कंपनी के गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस एक्ट में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए, याद रखिएगा यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो चार्टर एक्ट 1813 के मतलब कि प्रावधान में एक बात मतलब कि प्रावधानित की गई कि जो है शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान, और साथ ही भारत में ईसाई मशीनरियों को, जो ईसाई मिशनरी थे, इनको धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। तो ये दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं इन दोनों पॉइंट से। इसके बाद 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। देखिए, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार और इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का जो है निर्माण किया जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिए कौन थे, बताइए, कमेंट कीजिए। कुछ सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसने क्या किया, मद्रास और बंबई के जो गवर्नरों की विधायी शक्ति थी इसको इन शक्तियों से इनको जो है वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार क्या कर दिए गए, प्रदान कर दिए गए। और इसके अंतर्गत पहले के जो बनाए गए कानून थे इनको नियामक कानून, क्या नियामक कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट कहा गया, अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह पूर्ण रूप से जो है प्रशासनिक निकाय बन गई और इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया। ओपन जो प्रतियोगिता था इसका आयोजन प्रारंभ करने का जो चार्टर एक्ट 1833 है इसने ये जो चीजें थी इसमें कही गई, जो सिविल सेवक होंगे उनके लिए एक ओपन प्रतियोगिता होगा। और अधिनियम के धारा 87 में यह वर्णित किया गया कि रंग, जाति और धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद और कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो चार्टर एक्ट 1833 के एक धारा 87 में जो है यह बात कह दी गई कि जो रंग, जाति और धर्म के आधार पर जो कंपनी की सेवा है इससे भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से इन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। और कालांतर में यही धारा प्रशासन में भारतीय की जो है भागीदारी के लिए मुख्य आधार बन गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में प्रथम विधिक सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को
मतलब कि अपीयर किया गया, शामिल कर दिया गया, उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन मतदान का नहीं था। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार जो है प्रदान कर दिया गया और 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधिक आयोग जो है गठित हुआ। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को क्या कर दिया गया, विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया और 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया, मतलब कि कानूनन। 1853 का जो चार्टर अधिनियम है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1793 ईस्वी से 1853 ईस्वी तक, 1793 से 1853 के दौरान अगर बात करें तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय जो है विधान परिषद, याद रखिएगा 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई और विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह जो है कार्य किया। किस तरह? छोटी संसद के रूप में कार्य किया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाता था। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, देश के लिए कानून बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी और ऐसी विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। वीटो का मतलब क्या होता है? देखिए अभी के संदर्भ में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों सदनों से मतलब कि पास किए गए जो अधिनियम होते हैं, अगर ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति का जो अधिकार होता है कि मतलब उस अधिनियम पे वो सहमति दें या ना दें या अपने पास जो है पड़े रहने दें, मतलब कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है। तो राष्ट्रपति को जो है एक शक्ति प्राप्त है जिसे हम वीटो कहते हैं। वैसे इनको इसके लिए 4 मतलब कि अधिकार प्राप्त हैं, तो इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वीटो शक्ति है वो राष्ट्रपति का किस तरह का होता है, तो यही वीटो शक्ति होता है। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान जो है निम्नलिखित हैं। पहला है, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। दूसरा, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया और तीसरा, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। याद रखिएगा। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सन 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना और साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। अधिनियम की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने या कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निर्देशक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव, याद रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है भारत के राष्ट्र सचिव जो है इसका सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव थे, इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को जो है मानने के लिए क्या हुआ? बाध्य। याद रखिएगा, मानने के लिए क्या हुआ? ये मतलब कि बाध्य था। और अन्य सभी विषयों पर अगर बात करें
तो याद रखिएगा, अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को मानने से इनकार कर सकता था। तो अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारतीय परिषद के राय को मानने के लिए बाध्य था, लेकिन अन्य सभी विषयों पर वह अपनी राय को मानने से इनकार कर सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष जो है अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी पड़ती थी। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने हितधारकों को, या हित कह सकते हैं अपने अधिकारों का जो है ये मैग्ना कार्टा कहा। तो महारानी की, जो ब्रिटिश महारानी थी, इनकी घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। इसके बाद देखिए भारत परिषद अधिनियम जो 1861 है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें जो है इंडिकेट किया गया है, आपको जो है याद रखना है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में 2 कारणों से विशेष महत्व रखता है। ये जो 2 कारण हैं आपको ध्यान में रखना है। पहला, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करके उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया और गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। दूसरा जो महत्व है वो क्या है, प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में एक 5वां सदस्य जो है शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त थी और इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम जो है 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य जो है नामांकित किए जा सकते थे। इन नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में निम्नलिखित 3 भारतीयों को नियुक्त किया। ये 3 जो भारतीय थे, नाम याद रखिएगा। देखिए, नरेंद्र सिंह ये पटियाला के महाराजा थे, और इसके बाद देव नारायण सिंह ये बनारस के राजा थे, और इसके बाद तीसरा थे सर दिनकर राव। तो पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देव नारायण सिंह और सर दिनकर राव, ये तीनों भारतीय जो है इसमें नियुक्त हुए। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, पोर्टफोलियो सिस्टम की जो है शुरुआत की, और इस अधिनियम के अनुसार बंबई और मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने और उसमें संशोधन यानी रिफॉर्म करने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब और बंगाल में नई विधान परिषदों की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। उपयुक्त विशेषताओं के होते हुए भी इस अधिनियम में निम्नलिखित कमियां थी। ये जो कमियां थी देख लेते हैं क्या क्या मतलब कमियां थी। देखिए, पहला कमी था विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी। वे न तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और न ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। दूसरा जो कमी था, गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा पारित किसी विधेयक पर निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर सकता था, और साथ ही ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को जो है अस्वीकार कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अगर बात किया जाए तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यद्यपि बहुत सरकारी सदस्यों का जो कह सकते हैं बहुमत कह सकते हैं, जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का ही होता था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो है इसके माध्यम से क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत किसका होता था, सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ये लोग बहुमत में थे, और केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की जो संख्या था वो कम से कम 10 और अधिक से अधिक जो था वो 16 निश्चित कर दिया गया था। इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। इस अधिनियम में गैर सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब सदस्यों को जो है आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की जो है अनुमति प्राप्त हुई, परंतु मतदान का अधिकार इन्हें नहीं था। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। निर्वाचन पद्धति का
आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909, याद रखिएगा, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले और मिंटो ये दोनों कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड मार्ले ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो ये भारत में वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना कहा था। क्या कहा था? युगांतर घटना। और देखिए, मार्ले मिंटो सुधार का जो लक्ष्य था, भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को, जो कमियां था, इसको दूर करना और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की, बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि कर दिया और केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या अलग अलग थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ाया, जैसे पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के ये प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव के लिए व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता कौन थे? भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि अनेक कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। पार्षद कार्यपालिका का एक ऐसा भाग था जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था और दूसरा भाग मंत्रिमंडल था जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। द्विसदनात्मक, याद रखिएगा, यानी केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद यानी उच्च सदन और विधानसभा यानी निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल जिसमें उच्च सदस्य और निम्न सदन होगा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिनमें से 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत किए जाते थे और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल विधानसभा को था। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर और उन्हें पृथक कर राज्यों और केंद्रीय नियंत्रण राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया गया। तो याद रखिएगा, जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय की जो सूची था, इनका पहचान हुआ। पहचान करके
मतलब कि क्या कर दिया गया, उन्हें पृथक करके राज्यों पर केंद्रीय जो नियंत्रण था इसको कम किया गया और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता जो है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी। तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी का जो एक्ट है इसकी मुख्य विशेषता क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, और इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया था। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित विषय, आरक्षित विषय में था राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, और हस्तांतरित विषय में था स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों के सलाह से करता था और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को क्या कर दिया, विस्तारित कर दिया। याद रखिएगा। और देखिए इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया और इसी के परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए क्या हुआ, तो याद रखिएगा 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से जो है अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया जिसका कार्य अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसके बाद साइमन आयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साइमन आयोग नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जो है जांच करना था। जो भारत शासन अधिनियम 1919 था इसके क्रियान्वयन की जो कह सकते हैं कि मतलब कि जांच पड़ताल करना था और इस आयोग में सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, भारतीय इसमें एक भी शामिल नहीं थे। अधिकांश भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे। आयोग के द्वारा 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। ये सिफारिशें क्या क्या थी, याद रखिएगा। पहला जो सिफारिश किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना। दूसरा, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना। तीसरा, सशक्त संघ की स्थापना करना। और चौथा, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। इस तरह से इसमें जो है क्या किया गया था, इनमें सिफारिशें थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के लिए साइमन कमीशन जो है, साइमन आयोग जो है ये मतलब कि गठित हुआ था 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसकी जांच करने के लिए। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 इसके बारे में देख लेते हैं। पूरी यहाँ पे जो है डायग्राम में समझाया गया है, एक बार आप जो है अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 जो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में अगर देखा जाए तो प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दिया गया, प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुआ, यानी संघीय विषयों का स्थानांतरित जो है एवं आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन हुआ, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, यानी दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ, यानी इसमें जो है केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग का गठन, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन हुआ। संघीय न्यायालय का भी प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर, याद रखिएगा कौन थे, सर मॉरिस गिवेयर थे। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उद्देश्य से जो है रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इंग्लैंड में भारतीय परिषद की समाप्ति हुआ, यानी भारत सचिव को जो है सलाहकारों की एक टीम प्रदान कर दी गई, और 11 राज्यों में से 6 में
द्विसदनीय व्यवस्था का जो है आरंभ हुआ। कहां कहां पर? तो बंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, याद रखिएगा। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ। केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच तीन सूचियां, जो तीन सूचियां थी, संघीय, राज्य और समवर्ती सूची, इसके माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। और भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। और परंतु यह व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी और वर्मा को भारत से अलग करने का भी इसमें प्रावधान किया गया। यह है भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान, आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके बाद नेहरू समिति के जो सदस्य हैं, नेहरू समिति के जो सदस्य थे, इनके बारे में देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का जो संबंध है किस दल से था? ये कांग्रेस से संबंधित हैं। सुभाष चंद्र बोस, ये कांग्रेस थे, कांग्रेसी मतलब दल से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू, ये सचिव थे, ये कांग्रेस से संबंधित है। सर सैयद अली इमाम, ये मुस्लिम लीग से संबंधित रखते हैं, मतलब संबंधित है। और शोएब कुरैशी, ये भी मुस्लिम लीग से संबंधित है। एम एस अणे, ये हिंदू महासभा से संबंधित है। एम आर जयकर, ये भी हिंदू महासभा से संबंधित है। जी आर प्रधान, ये हरिजन से मतलब हरिजन दल से संबंधित संबंध रखते हैं। और सरदार मंगल सिंह, ये सिख संप्रदाय से संबंधित हैं। और तेज बहादुर सप्रू, ये उदारवादी दल के मतलब कि सदस्य थे। और एम एन जोशी जो थे, ये श्रमिक संघ दल के जो है सदस्य थे। 1935 अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली जो है इंजन रहित गाड़ी है। एक ऐसी गाड़ी है जिसमें मतलब कि ब्रेक नहीं है। जीना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था, याद रखिएगा। और देखिए, अगर बात किया जाए तो इसके बाद मतलब कि देख लेते हैं कि वर्ष 1937 के चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ। किस तरह से है तो देख लेते हैं। प्रांत, मुख्यमंत्री और दल। तो मद्रास प्रांत के जो मुख्यमंत्री थे सी राजगोपालाचारी थे, कांग्रेसी थे। बंबई के बीजी खेर थे, कांग्रेसी थे। मध्य प्रांत के बीएन खरे थे और बाद में रविशंकर शुक्ल हुए, ये भी कांग्रेसी थे। बिहार से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे और ये भी कांग्रेसी थे। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से गोविंद वल्लभ पंत थे, कांग्रेसी थे। उड़ीसा से बीएन दास थे, ये भी कांग्रेसी थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से डॉक्टर खान साहब थे, गठबंधन सरकार से ये संबंधित थे। और सिंध से अल्लाह बख्श यानी बाद में बंदे सादुल्ला खान थे, ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे। असम से मोहम्मद सादुल्ला, बाद में गोपीनाथ बारदोलई हुए और ये गठबंधन सरकार से संबंधित थे। पंजाब से सिकंदर हयात खान थे, यूनियनिस्ट पार्टी से ये संबंध रखते थे। और बंगाल में फजलुल हक थे और ये मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित थे, याद रखिएगा। इसके बाद क्रिप्स मिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन, तो देखिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारत आया। कब? 1942 में 22 मार्च को। यह एक सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। इसे ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने की भी स्वतंत्रता होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद जो है भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार कर लेगी, परंतु शर्त यह है कि ब्रिटिश सरकार के प्रांतों या देशी रियासतों को यदि नवीन संविधान पसंद नहीं आया तो वे अपने कह सकते हैं कि जो अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति है इसको वे बनाए रख सकेंगे। यानी जो नवीन संविधान बनाया जाएगा, अगर किसी प्रांत को जो है या किसी मतलब कि जो रियासतें थी इनको अगर पसंद वो नवीन संविधान नहीं आता है तो जो मतलब कि कह सकते हैं कि अपनी वर्तमान जो संवैधानिक
मतलब कि संवैधानिक स्थिति उनकी जो है, या जिस संविधान से वो अपना शासन चलाते हैं, उस संवैधानिक स्थिति को वे बनाए रख सकेंगे। ऐसे प्रांतों को भी अपने लिए एक संविधान बनाने का अधिकार होगा और उनकी स्थिति भी भारतीय संघ के समान होगी। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अन्य संस्थाओं की सुरक्षा के लिए एक संधि की जाएगी जब तक नवीन संविधान कार्यान्वित नहीं हो जाता। जब तक ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा के लिए क्या होगी, उत्तरदायी होगी। यानी जब तक नवीन संविधान बन नहीं जाता, उसका क्रियान्वयन जो है मतलब कि शुरू नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा, ब्रिटिश सरकार ही, जो ब्रिटिश सरकार है, ये भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। ब्रिटिश सरकार ही जो है इसके लिए शासन अभी जो है सुचारू रूप से चलाते रहेगा जब तक बन नहीं जाता नए मतलब कि संविधान। कांग्रेस के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने के जो कारण थे, तो याद रखिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण जो है अस्वीकार करने का जो कारण है वह है क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। दूसरा जो मतलब कि अस्वीकार करने का जो कारण है वह भारत के सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की जो है मांग की जा रही थी, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई थी। और देखिए, वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए भी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के द्वारा भविष्य के तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया था, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्रिप्स प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया गया। तो कांग्रेस और मुस्लिम जो कह सकते हैं मुस्लिम लीग था, इन दोनों ने जो मतलब कि क्रिप्स प्रस्ताव था इसको अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वेवेल योजना जो 1945 है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स प्रस्ताव, वेवेल योजना, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इन सभी से बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, रिवीजन करते रहना है। वेवेल योजना 1945 जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। यूरोप में विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने और भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जिस योजना की घोषणा की उसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। किसने घोषणा की? लॉर्ड वेवेल ने। इसीलिए इस योजना को क्या कहा जाता है? वेवेल योजना कहा जाता है। और ये 1945 में ये योजना मतलब कि आया था। इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या क्या था? जो प्रमुख उद्देश्य है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों के द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए जो है एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था करना। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर से सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में स्वर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। कार्यकारिणी परिषद अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग मतलब कि अकारण नहीं करेगा, बिना कारण के नहीं करेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही और फलतः क्या हुआ? वेवेल योजना विफल हो गई। इसके बाद शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन होता है। यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग के द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। कांग्रेस इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इससे कांग्रेस केवल जो है गैर मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाली संस्था के रूप में उजागर जो है हो जाती। मुस्लिम लीग के इस अतार्किक प्रस्ताव के कारण 25 जून से 24 जुलाई तक चलने वाला शिमला सम्मेलन अंततः असफल हो गया, विफल हो गया। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 आता है। तो कैबिनेट मिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री याद रखिए, सर क्लेमेंट एटली,
ये लेबर पार्टी से संबंधित हैं। तो सर क्लेमेंट एटली ने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। डेट याद रखिएगा, मिलान करने के लिए दिया जाता है। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में से सर स्टैफोर्ड क्रेप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस शामिल थे। तो कैबिनेट मिशन में जो सदस्य शामिल थे, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कौन कौन शामिल थे? तो स्टैफोर्ड क्रेप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। इस मिशन के द्वारा 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नवत थे। ये जो प्रावधान है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रावधान क्या था? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होगा और इसके लिए धन एकत्र करने का अधिकार संघ को होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे। संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। भारतीय संविधान के निर्णय के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के और 93 यानी 93 देशी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र के प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे। यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15, याद रखिएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। देखिए, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों की ओर से नियुक्त की गई समिति के मध्य आपसी बातचीत के द्वारा तय होना था। प्रांतों को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वे आपस में मिलकर अपने शासन संबंधी पृथक समूह बना सकते थे। 7वां है, एक अंतरिम सरकार की जो है तत्काल स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, जिनमें 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से, 1 भारतीय ईसाई और 1 सिख और 1 पारसी होंगे। महात्मा गांधी के अनुसार यह उन परिस्थितियों में महात्मा गांधी के अनुसार अगर बात करें तो यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। इसके बाद अंतरिम सरकार का जो गठन है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली और अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम सदस्य थे, परंतु वे मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। इसके बाद अगर बात करें तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी जो है सरकार में शामिल हो गई, जिसका उद्देश्य था परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना। अंतरिम सरकार 1946, अंतरिम सरकार में देख लेते हैं कि कौन से सदस्य किस विभाग को जो है धारित किए थे। तो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किस विभाग को अपने पास रखा था? तो राष्ट्रमंडल संबंध था इसको और विदेशी मामले को। तो जवाहरलाल नेहरू के पास जो विभाग था, राष्ट्रमंडल संबंधित विभाग और विदेशी मामले से संबंधित विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। CH भाभा के पास कार्य, खनन और ऊर्जा विभाग था। लियाकत अली खां के पास वित्त विभाग था। अब्दुल रब नस्तार के पास डाक, वायु, रेलवे और संचार विभाग था। C राजा गोपालचारी के पास शिक्षा एवं कला विभाग था। I चुंदरीगढ़ के पास वाणिज्य विभाग था और गजनफर अली खान के पास स्वास्थ्य विभाग था।
इसके बाद याद रखिएगा योगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि विभाग था। मतलब कि ये जो अंतरिम सरकार जो है, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से सदस्य किस विभाग को जो है धारित किए हुए थे। देखिए, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और इस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन, वायसराय, ये लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? वायसराय थे, और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। है तो एक देश की सरकार, लेकिन दो राष्ट्र चला रहे हैं, ये जो है बात किसने कही थी? डॉक्टर अंबेडकर ने, याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग ने अनुसूचित जाति के हिंदू राजनेता योगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय के लिए नामित किया। अंतरिम सरकार में पहले से शामिल 3 मुस्लिम सदस्य जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, इनके स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय दिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी या नहीं होंगे। इसके बाद देखिए, माउंटबेटन योजना है, ये कब आया? 3 जून 1947। तो यहां से शेष बचे हुए जो पॉइंट हैं, यहां से हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप हमें इजाजत दीजिए। देखिए, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेहद इंतजार रहता है, तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का बहुत ज्यादा हमें बेसब्री से जो है कह सकते हैं कि इंतजार रहता है, तो आप लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया को दिया करें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ भी जो है आप ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू। मिलते हैं, बचे हुए जो पॉइंट्स हैं नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग कवर कर लेंगे।